When Anand reached his village, he found that the news about him preceded him. जब आनंद अपने गांव पहुंचा तो he found, उसने पाया कि जो उसके बारे में जो खबर थी वो उसके पहले ही पहुंच चुकी थी. क्या जाएगा? Had reached. क्यों जाएगा? रीजन बता दो. वो खबर पहले ही पहुंच. अगर ये कह रहा है कि when आनंद reached his village, जब आनंद वहां पर पहुंचा तो एक्शन क्या हो रहा है? एक के बाद एक हो रहा है. इमीडिएट एक्शन है कि जब आनंद वहां पर पहुंचा तो उसने पाया, पहुंचा तो उसने पाया, तो पाया यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म. दैट, उसने पाया कि द न्यूज़ अबाउट हिम, कि उसके बारे में जो खबर थी वो पहले ही पहुंच चुकी थी. प्रेसिडेंट क्या जाएगा? हैड प्रेसिडेंट, क्योंकि वो पहले ही, जो काम पहले ही हो चुका था ना. दो का एक्शन हुए हैं. पहला एक्शन क्या हुआ कि वो पहुंचा और उसने पाया, है ना. ये एक्शन तो बाद में हुआ. पहले क्या काम हुआ था? हैड प्रेसिडेंट, कि उसकी खबर जो थी वो पहले ही पहुंच चुकी थी. नेक्स्ट बताओ. She will already return home when he arrives. She will already return home. वो पहले ही घर पहुंच जाएगी जब वो आएगा. अब when he arrives का मतलब क्या है कि जब वो आएगा तो उस समय वो क्या होगा? वो पहले ही घर पहुंच जाएगी. बताओ क्या जाएगा? मतलब मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े सेंटेंस, आपको खुद को भी तो पकड़ में आना चाहिए. क्या जाएगा? रिटर्न. देखो ये बोल रहा है कि when, जब, यानी कंजक्शन दे रहा है. काम, एक्शन कितने हो रहे हैं? दो हो रहे हैं. एक काम क्या हो रहा है? घर वापस आने का. दूसरा काम क्या हो रहा है? उसके पहुंचने का. दो एक्शन हो रहे हैं. बता दो कि भाई दो एक्शन कब के हो रहे हैं? पास्ट के हो रहे हैं कि फ्यूचर के हो रहे हैं? फ्यूचर के हो रहे हैं दोनों एक्शन. अगर दोनों काम फ्यूचर के होते हैं तो दोनों फ्यूचर में तो नहीं जाते हैं. अगर दोनों काम फ्यूचर के होते हैं तो जब हम उनको सेंटेंस पैटर्न पर लाते हैं तो दोनों फ्यूचर के थोड़ी जाते हैं. कंजक्शन वाला किस में जाता है? प्रेजेंट में. कंजक्शन वाला किस में जाता है? प्रेजेंट में. और साथ वाला किस में जाता है? फ्यूचर में जाता है. ये बात भी हमें पता है कि कंजक्शन वाला प्रेजेंट में जाएगा और साथ वाला फ्यूचर में. ऐसा कब होता है? जब दोनों काम किसके होते हैं? फ्यूचर के होते हैं. अब when he arrives, ठीक है, बिल्कुल सही है कि सिंगुलर है तो हमने एस या यस लगा दिया. ठीक है भाई. अब ये बोल रहा है कि फ्यूचर में तो होगा लेकिन आगे एडवर्ब क्या लगा है? ऑलरेडी. और ऑलरेडी कौन से टेंस का एडवर्ब होता है? परफेक्ट का. परफेक्ट का होता है ना. ऑलरेडी का मतलब काम पहले ही हो चुका है. हालांकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का होता है लेकिन अभी मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो हमें किस में ले जाना पड़ेगा? इसे फ्यूचर परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा. तो हम इसे क्या बोलेंगे? विल, शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न, थर्ड फॉर्म. परफेक्ट में क्या लगता है? थर्ड फॉर्म. विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. समझ में आ रहा है क्या? yes, ठीक है. नेक्स्ट बताओ. ईच वन ऑफ देम, बताओ भाई. कल तो बनाया मैम आपने. कल तो बनाया आपने. had, have. हाँ, ये कल इसने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, है ना. ये क्वेश्चन पूछा कि ईच वन ऑफ देम हैज हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो. हर एक के पास अपना एक हिस्सा होता है खुशियां और गम का. तो यहाँ पर क्या जाएगा? ईच वन जो है वो हमेशा कौन सी वर्ब ले रहा है? सिंगुलर लेगा. जब भी किसी सब्जेक्ट में ईच लग जाता है तो वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर. सिंपली हम इसे हैज पर भी रख सकते हैं कि हैज इज शेयर ऑफ जॉय एंड सॉरो. हर एक के पास अपने खुशियां और गम का एक हिस्सा होता है. इस तरह भी बोल सकते हैं. या फिर ईच वन ऑफ देम, उनमें से हर एक के पास. उनमें से हर एक के पास, तो वहां पर क्या जाएगा? हैज के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? थर्ड फॉर्म. तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड होती है. तो हैज हैड. पता पड़ा क्यों लगा? प्रेजेंट परफेक्ट. कौन सा लगाया है? प्रेजेंट परफेक्ट. हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. कि उनमें से हर एक के पास. ऑफ क्या दिखाता है? सिलेक्शन दिखाता है कि उनमें से हर एक के पास
हो चुका है, पजेस हो चुका है क्या, अपना ही हिस्सा जॉय और सौरो का। क्लियर? ठीक है क्या? नेक्स्ट बताओ। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। बोलो। हाँ, द कस्टम हैज कम डाउन, ये जो परंपरा है ये चली आ चुकी है सिंस टाइम्स इमेमोरियल, मतलब कि काफी समय से। क्या जाएगा? हैज बीन क्यों आएगा? अच्छा, सिंस फॉर के हिसाब से हैज बीन करूं तो फिर आईएनजी भी करूं, हैज बीन कमिंग डाउन, ऐसा? मैंने आपको बोला सिंस और फॉर परफेक्ट में भी होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, बोला ना मैंने आपको कि सिंस फॉर परफेक्ट भी करेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी करेक्ट होता है। बस ध्यान ये रखना होता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि आईएनजी यानी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बोली जाती है, जिसमें हमने एक तो पोजीशन डिस्कस किया था और एक सेंसेस डिस्कस किया था, सी, हियर, स्मेल, इनकी बात की थी। तो ये जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंस और फॉर से, तो हैज कम प्रेजेंट परफेक्ट, तो ठीक है। तो एरर क्या है? जब से परंपरा चली आ रही है। हाँ, तो सही है, प्रेजेंट परफेक्ट भी सही है। क्यों? हैज हैव की थर्ड फॉर्म तो कम ही होती है। और टाइम इमेमोरियल जो होता है ये एक फ्रेज होता है जिसके लिए सिंस ही लगता है ना। वैसे फ्रॉम भी लग सकता है इसके लिए, अगर फ्रॉम आए तब भी करेक्ट होता है। सिंस टाइम मेमोरियल भी करेक्ट होता है और फ्रॉम भी करेक्ट होता है, लेकिन टाइम्स नहीं होता, वो टाइम होता है। हाँ, तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ही तो होता है। कम, केम, कम। सिंस टाइम इमेमोरियल भी करेक्ट होता है, फ्रॉम भी करेक्ट होता है, लेकिन अगर सिंस आ रहा है करेक्ट लेकिन टाइम्स नहीं होता, ये क्या होता है? टाइम होता है। टाइम इमेमोरियल, अनंत समय से, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, ऐसा। नेक्स्ट बताओ। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया he is visiting as many villages as he can to acquire a first-hand knowledge of the rural India. He has visited. Since his arrival in India, जब से वो भारत में आया है, since his arrival in India, है ना। तो एक ये since से क्या आ रहा है? जब से, है ना। देखो, हमने अगर बात की थी सिंस को लेकर के, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी लिखवाया था कि सिंस जो होता है अगर डबल क्लॉजेस को लेता है, अगर डबल क्लॉज को ले ले तो सिंस किस में आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्लॉज लेता है। कल लिखवाया था, परसों भी लिखवाया था, प्लस वो प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि सिंस के साथ में सेकंड फॉर्म तो नहीं आई है, सिर्फ एक फ्रेज आया है जो कि टाइम बता रहा है कि सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, भारत में उसके पहुंचने के समय से, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, भारत में उसके पहुंचने के समय से, ही इज विजिटिंग एज मैनी विलेजेस एज ही कैन, वो घूम रहा है जितने गांव वो घूम सकता है उतने। इसका मतलब क्या है? सिंस के साथ टाइमिंग है पर वो क्लॉज नहीं है, क्लॉज नहीं है। इसका मतलब इज विजिटिंग, नॉर्मल कंटिन्यूस नहीं आएगा, कौन सा आएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस। ही हैज बीन विजिटिंग, क्योंकि सिंस और फॉर का टाइमिंग है, और सिंस और फॉर का टाइमिंग होता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस ही होता है। अगर सिंस का क्लॉज सेकंड फॉर्म का मिल जाए तो साथ वाला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो मेन क्लॉज किसका होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। ये कल के एग्जाम्पल किए थे हमने, परसों भी किया था। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ भाई। बिलीव मी, आई एम बिलीविंग वॉट एवर यू हैव सेड, मुझ पर विश्वास करो कि मैं विश्वास कर रहा हूं जो कुछ तुमने कहा। आई बिलीव क्यों आएगा? आई बिलीव क्यों आएगा? आई बिलीव क्यों आएगा? आई बिलीव क्यों आएगा? जैसे आई एम सीइंग नहीं होता ना, वैसे आई एम बिलीविंग नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली, है ना। यानी कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि
हमने जैसे पढ़ा कि पोजेशन वाली जो वर्ब होती है कौन सी होती है, ओन होती है, हैव होती है, possess, इसको हम ing में थोड़ी रख रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रख रहे थे। कंटिन्यूअस था तो एक कदम ऊपर चढ़ा के सिंपल में ले जाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो एक कदम ऊपर चढ़ा के परफेक्ट में ले जाते हैं। ठीक है, ये कल की क्लास में डिस्कस की थी हमने। और सेम चीज सेंसेस पे भी लागू होती है। सी वर्ब को भी हम कंटिन्यूअस में नहीं रखते, आई एम सीइंग नहीं होता है ना, आई एम हियरिंग नहीं होता, आई हियर होता है। क्लियर? तो जो सेंसेस की वर्ब है, जैसे स्मेल, आई एम स्मेलिंग नहीं होता, आई स्मेल होता है। सेंसेस जो कि अपना काम परमानेंट करती हैं उनको किस टेंस में नहीं रखते, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रखते हैं। अब अगर बात होती है स्टेट ऑफ माइंड की, स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है, दिमाग की अवस्थाएं, मतलब दिमाग की जो हालत होती है, उसके लिए कौन कौन सी वर्ब चलती है, थिंक सोचना, कंसिडर विचार करना, रिमेंबर याद करना, रिकॉल वापस याद करना। ये वर्ब्स जो होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, स्टेट ऑफ माइंड। किससे होती है, स्टेट ऑफ माइंड। और स्टेट ऑफ माइंड परमानेंसी में जाता है, यानी इनको हम किस में नहीं रखते, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रखते हैं। दिमाग से ही रिलेटेड हम अंडरस्टैंड भी लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो लिखो अपनी नोटबुक में कि ये वर्ब्स जो होती हैं उनको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख रहे हैं, और इसी वजह से हम आई एम बिलीविंग नहीं करेंगे, आई बिलीव करेंगे, क्योंकि ये परमानेंट सिचुएशन होती है। क्योंकि ये परमानेंट सिचुएशन होती है। देखो, बिलीव का मतलब विश्वास करना। ऐसा थोड़ी है कि मैं अभी विश्वास कर रहा हूं बाद में जाकर के नहीं करूंगा, ऐसा होता है क्या? आई एम अंडरस्टैंडिंग, अभी समझ रहा हूं बाद में जाके नहीं समझूंगा। तो ये वर्ब इम्परफेक्ट है या काम का एटर्नल सेंस दे रही है? एटर्नल सेंस है, हमेशा चलने वाला परमानेंट सेंस है, शाश्वत काम दिखाती है, स्थायी काम दिखाती है। समझ में आ रहा है? तो आई बिलीव, मेरा विश्वास है, ये काम कैसा है, टेम्पररी या परमानेंट? बताओ, मेरा विश्वास है, आई बिलीव परमानेंट है। तो परमानेंट हमेशा किस में आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में आ रहा है, टेम्पररी थोड़ी है। मैम जैसे बोलेंगे ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग गाय, तो फिर नहीं, वहां पर एडजेक्टिव होगा। हाँ, वो तो एडजेक्टिव है ना। अगर आपने यहाँ पर सेंटेंस लिया कि अगर आपने लिया यहाँ पर जैसे ही इज, अरे यार मैम नीचे पी लिखा, पी पे क्लिक कर दो, हो जाएगा पावर पॉइंट। अरे वो कम पीसी में करना पड़ेगा। अरे पहले उसको ऑफ करो, ऑन करो। लाइव क्लास है। अब करो, पी दफा हो जाएगा। तो वो जो है वो उसका एडजेक्टिव है। मैम आई एम थिंकिंग टू मच। देखो, अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखूँ ना कि आई एम थिंकिंग आई थिंक टू मच।
अगर इस तरह लिखें, ठीक है, और एक हम इस तरह लिखें, आई थिंक टू मच, तो दोनों ही करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि अगर मैं थिंक को बोलूं तो वैसे तो ये हमारे माइंड की सिचुएशन है, दिमाग की अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड है। आई एम थिंकिंग का मतलब क्या है? टेम्पररी सोचना। अभी सोच रहे हो पर ये कोई तय नहीं है कि थोड़ी देर बाद आप और सोचोगे। जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्रेंड, मैं मेरे दोस्त के बारे में सोच रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि मैं अभी सोच रहा हूँ पर हो सकता है 1 घंटे बाद ना भी सोचूं। तो ये क्या है? ये एक टेम्पररी सोच है। लेकिन अगर आप कहो कि आई थिंक टू मच, इसका क्या मतलब है? मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, मतलब मेरी तो आदत ही यही है, मेरा तो परमानेंट काम ही यही है कि मैं सोचता हूँ। तो ये फ़र्क रहता है आई एम थिंकिंग और आई थिंक में। ओवर थिंकिंग तो मैम किस में आ जाएगी? इसी में परमानेंट में ओवर थिंकिंग, अच्छा वो अलग ही है। मतलब आप उसको एक एडजेक्टिव कैटेगरी में रख सकते हो। हाँ, उसको आप यहाँ वर्ब की कैटेगरी पे नहीं रखोगे। हाँ, फिर क्या है ये बताओ? इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। We should do something. इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। It is time that we all should do something It is time useful. that it is time we should do something useful. देखो, इट इज टाइम जो होता है ना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, कि इट इज टाइम का मतलब ये समय हो गया है। इट इज हाई टाइम का मतलब थोड़ा लेट हो गया है। इट इज अबव टाइम, टाइम से ऊपर हो गया है। अगर इस तरह का जो फ्रेज होता है, ठीक है, उसके लिए शुड हैव डन की बजाय वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो क्या आएगा यहाँ पर? डू की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब, तो यहाँ पर डू ही तो है, ठीक है। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होगी? डिड। वी डिड समथिंग यूजफुल। शुड हैव डन नहीं आएगा। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही मैम ने डिड बोला था। मैम आती नहीं क्या आवाज? 4 आंसर दिए हमने आज। ओके, तो मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर नहीं लगेगा। वैसे देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर होता करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सूटेबल नहीं है। शुड हैव डन का मतलब है कि हमें कर लेना चाहिए था, हमें कर लेना चाहिए था पर हमने किया नहीं, ये सेंस होता है इसका। पर यहाँ इनकरेक्ट है क्योंकि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबव टाइम क्या लेता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेता है, सीधी सीधी। मैम अगर इट इज टाइम टू आ जाएगा तो इट इज टाइम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू राइट, इट इज टाइम टू गो, ऐसे। नेक्स्ट, मदर सैड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। आस्क तो इनडायरेक्ट में लेंगे हम, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में तो सैड ही होता है, और आस्क भी कर दें तो भी करेक्ट है, सेड भी कर दें तब भी करेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में तो सेड भी करेक्ट होता है और आस्क्ड भी करेक्ट होता है। तो क्या लगेगा? मेरी मदर ने कहा सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। हैव यू फिनिश्ड क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है तो यू हैव थोड़ी होगा, हैव यू होगा। मैंने बताया था कि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? आगे हो जाती है, हैव यू चला जाएगा। क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बताओ, आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर। आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइजेस कम्स डाउन। I will buy a computer. क्यों? आई एम गोइंग टू जो है, आई एम गोइंग टू, ये भी तो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। आई एम गोइंग टू का मतलब ये थोड़ी है कि मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू का मतलब ये नहीं है मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाय का मतलब क्या है? मैं खरीदने वाला हूँ, मैं खरीदने वाला हूँ, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज में फ्यूचर को इंडिकेट करने का ये एक तरीका होता है। या तो विल शेल से करते हैं, है ना, कि आई विल परचेज, आई विल बाय, या तो यूं बोलो, और या फिर आई एम गोइंग टू बाय, मैं खरीदने वाला हूँ, नियर फ्यूचर। आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइजेस कम डाउन, व्हेन द प्राइस कम डाउन। देखो प्राइजेस है ना, अब अगर आप प्राइजेस बोलते हो, प्लूरल कर रहे हो, अगर प्राइजेस बोलते हो तब भी करेक्ट है। तब अगर तो आप इसको
कम डाउन करोगे, और अगर आप केवल द प्राइस बोलो तो फिर आप इसको कम्स डाउन करोगे। तो प्राइजेस करेक्ट होता है, लेकिन प्राइजेस के साथ में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कम डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइजेस प्लूरल है इसलिए हम क्या नहीं लगाएंगे, एस का यूज नहीं करेंगे, वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज थी, आपने फाइंड आउट नहीं करी। नेक्स्ट बताओ, आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। When I was young. उसमें वो बीच में आता तो वर्ड यहाँ थोड़ी आएगा, आई के साथ वर्ड इमेजिनेशन होता है। आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग, काश के मैं स्विमिंग सीख लेता व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था, बात पास्ट की जा रही है। जब मैं छोटा था, I have learned. I should. I would have learned. Yeah, I. देखो अगर हम विश के लिए बात करते हैं, आई विश, यू विश, ही विश, अगर मैं कहूं कि काश के ऐसा हो जाए के सेंस में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। समझ में आ रहा है? और इमेजिनेशन दिखाने के लिए या तो वर्ब है तो सेकंड फॉर्म लगाओ, नहीं तो क्या लगाना पड़ता है, वर्ब। लेकिन अभी साथ वाला क्लॉज किसका है, पास्ट का है, यानी जब मैं छोटा था तो काश के मैं ये कर लेता, यानी पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन। और पास्ट का जो अनफुलफिल्ड एक्शन होता है ना, वो किससे दिखाया जाता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म से। किससे दिखाया जाता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म से, यानी पास्ट परफेक्ट से। कि काश, आई विश आई हैड लर्नड स्विमिंग, काश के मैं स्विमिंग सीख लेता, आई हैड लर्नड। और अगर ये सेंटेंस यूं बन जाता कि काश के मैं स्विमिंग सीख लूं, तो ये किस में बनता, आई विश आई लर्नड। अंतर समझ में आ रहा है? सीख लूं तो सेकंड फॉर्म आई लर्नड स्विमिंग, सीख जाता तो आई हैड लर्नड स्विमिंग। अब मैंने हैड लर्नड पे क्यों लिया इसको, क्योंकि देखो ये आई वॉज, यदि पास्ट है ना, आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था। जब मैं छोटा था तो बात किस में चली गई, पास्ट के इमेजिनेशन पे। और पास्ट का इमेजिनेशन, काश में ऐसा कर लेता, काश में सीख लेता, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर क्या? हाँ कीर्ति, हाँ पूछो। मैम वही कि आए तो हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। हाँ अच्छा इसकी हाँ क्या हुआ, ओके नेक्स्ट बताओ, जवाब दो भाई, जवाब दो। इफ इट स्नोड टुमारो, विल गो फॉर स्कीइंग। अगर कल स्नोफॉल हुआ तो हम स्कीइंग करेंगे। If it snows. क्या जाएगा, हाँ If it snows हाँ। tomorrow. देखो क्या है, इफ क्या है, यहाँ पर कंजक्शन है। इफ क्या है, कंजक्शन है। और कंजक्शन जब अगर है, ठीक है ना, इफ कंजक्शन, और कंजक्शन जो होता है वो क्या है, एक ये वाला क्लॉज लेगा और एक ये वाला क्लॉज लेगा। अब मेन क्लॉज यानी भविष्य के, फ्यूचर के दो काम है कि भाई मैं जो है अगर स्नोफॉल हो, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि तो हम स्कीइंग करें। यही है, दो काम हो रहे हैं, दोनों फ्यूचर के हैं। तो मेन क्लॉज तो किस में जाएगा, फ्यूचर में ही जाएगा। मेन क्लॉज तो फ्यूचर में ही जाएगा, और जो इफ वाला क्लॉज है वो किस में जाएगा, प्रेजेंट में जाएगा। इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट में जाएगा। तो प्रेजेंट में ये स्नोड थोड़ी होगा, इफ इट स्नोज होगा, इफ इट स्नोज होगा। इफ इट स्नोज टुमारो, अगर कल बर्फ गिरती है, आने वाले कल में अगर बर्फ गिरती है तो हम स्कीइंग के लिए जाएंगे। इस तरीके से चलेगा। नेक्स्ट, हिज सिस्टर हैज पास्ड, क्या जाएगा, हिज सिस्टर हैज पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। हैड आएगा। क्या जाएगा, उसकी बहन ने पास कर लिया है हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। क्या जाएगा, हैड क्यों होगा, तो लास्ट ईयर क्या जाता है, सिंपल पास जाता है। His sister
पास्ट आएगा ना। अरे यार क्या कर रहे हैं, लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर पास्ट। पास्ट परफेक्ट थोड़ी जाएगा, पास्ट परफेक्ट तो डबल एक्शन को दिखाता है, सिंगल एक्शन क्या है, सेकंड फॉर्म में तो होगी खाली। यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ सीधी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अ माइसोगाइनिस्ट is person who is hating woman, but a philogynist is a person who loves woman. हेट्स होगा, Hates women. hates, क्योंकि ये परमानेंट होता है। इज नहीं आएगा। परमानेंट होता है ना, जो परमानेंट होता है उसको आप कंटिन्यूस में नहीं रखते हैं, तो कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा ये। जैसे यहाँ पर who loves है, क्योंकि ये उसका परमानेंट काम है ना, इसका परमानेंट काम है तो ये loves जाएगा। इसका परमानेंट काम क्या है, hates, हेट करना। तो हेट्स क्यों, क्योंकि सिंगुलर है, इज अ पर्सन, वो पर्सन होता है जो कि हु हेट्स, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, the victim tried to tell us what had happened, but his words were not audible. What happened होगा सर। had been, ed नहीं आएगा, happened नहीं आएगा, सिर्फ happen आएगा। क्यों, what happened तो verb है ना भाई। happened होगा सर। हाँ, had नहीं आएगा, had नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपने बोला था ये पहले भी आपने यूज कर रखा सेंटेंस। नहीं लिया मैंने, ये सेंटेंस पहले नहीं आया हुआ है, वो डिफरेंट था। आया हुआ है। आया भाई, सेम यही था, सेम यही था। कल लेके बॉम्ब फिर आप यूज करें। हाँ बताओ। विक्टिम ने बताने की कोशिश की, विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, बताने की कोशिश की क्या जो पहले हो चुका था। यहाँ पर वॉट का मतलब क्या नहीं है, यहाँ पर वॉट का मतलब क्या है, जो कि पहले हो चुका था, यानी घटित होना, घटित हो चुका था, हैपन। यहाँ पर हैपन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हैड यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्यों आया है हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पर, क्योंकि उसने बताने की कोशिश की कि जो भी पहले हो चुका था, जो भी हुआ वो तो पहले ही हुआ था ना, बताया तो बाद में है उसने। तो हैड हैपेंड क्या है यहाँ पर, करेक्ट है, बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, लेकिन उसके जो वर्ड्स थे वो ऑडिबल नहीं थे, सुनाई नहीं दे रहे थे। नो एरर है, नो एरर। हाँ पूछो पूछो पूछो। वर्ड सही यूज हुआ है, हाँ वर्ड सही। हाँ, हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, उसके शब्द जो थे वो सुनाई नहीं दे रहे थे। हाँ बोलो। ये नो एरर है। इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम, ऑन टाइम, क्यों इन टाइम भी होता है। इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम द चाइल्ड वुड हैव टेकन बाय द डेकॉइट्स, अगर तुम समय पर नहीं आते तो बच्चा जो है वो ले जाया जा होता, ले गया मतलब कि किसके द्वारा, जो डकैत थे वो उसको ले जा चुके होते। इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम द चाइल्ड वुड हैव टेकन, वुड हैव बीन टेकन। क्या आएगा देखो, लिखो यहाँ पर अनफुलफिल्ड एक्शन ऑफ पास्ट, अनफुलफिल्ड एक्शन ऑफ पास्ट, बीते समय का अधूरा काम, बीते समय का अधूरा काम, अनफुलफिल्ड एक्शन ऑफ पास्ट। अनफुलफिल्ड एक्शन ऑफ पास्ट, फॉर्मूला लिखो, इफ के साथ में, इफ या अनलेस, इफ या अनलेस के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, और साथ वाला क्लॉज जो जाता है वो वुड या कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पर जाएगा।
ये बीते समय का अधूरा काम है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। क्या मतलब है? अगर तुम समय पर आते, अगर तुम समय पर आते नहीं आते तो वो जो बच्चा है वो ले जाया गया होता डकैत्स के द्वारा। समझ में आया? ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि तुम समय पर आ गए और बच्चे को बचा लिया, तो एक पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन दिखाया जाता है ये। अब इसको देखो क्या जाता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म इफ के साथ, तो इफ वाला क्लॉज है ये, हैड प्लस थर्ड फॉर्म नेगेटिव कर दिया है, सही है? सही है। साथ वाला क्लॉज देखो, वुड कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो वुड कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो फिर एरर कैसे हुई? तो फिर एरर कैसे हुई? एक एरर इसमें ये बनती है कि बच्चा जो होता है ना वो खुद नहीं ले जाया जाता, बच्चे को क्या किया जाता? डेकॉइट्स के द्वारा ले जाया गया होता। यानी कि चाइल्ड एक्टिव है या पैसिव? चाइल्ड एक्टिव में है या पैसिव में? एक्टिव का मतलब वो काम करेगा, ले जाने का काम बच्चा करेगा या ले जाने का काम डकैत कर रहे हैं? डकैत कर रहे हैं, तो बच्चा जो क्या है वो तो पैसिव चला गया। बच्चा पैसिव है तो क्या जाएगा? वुड हैव बीन। क्या जाएगा? वुड हैव बीन। और वुड हैव बीन क्यों जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि हम इसे पैसिव कर रहे हैं। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है, लेकिन आगे वाला सब्जेक्ट चूंकि पैसिव है इसलिए हम वुड हैव बीन टेकन कर रहे हैं, अदरवाइज वुड हैव टेकन नहीं होता। अगर डकैट्स आगे होता तो हम क्या लगाते यहाँ पर कि डकैट्स वुड हैव टेकन द चाइल्ड, कि डकैत जो है वो बच्चे को ले गए होते, तो फिर नो एरर। डकैट्स आगे होता तो नो एरर। समझ में आ रहा है? इसमें एक और पॉइंट लिखो, ये जो आपने स्ट्रक्चर लिखा है ना, इस स्ट्रक्चर का एक और पॉइंट लिखो कि मैं इसको अगर हैड ही कर दूं, अगर मैं इसको हैड प्लस सब्जेक्ट कर दूं इफ हटा करके, तब भी करेक्ट होता है। हैड प्लस सब्जेक्ट लिख दूं तब भी करेक्ट है, और ये कोई इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं होता। अगर मैं हैड को आगे लिख करके सब्जेक्ट पीछे कर दूं तो ये कोई इंटरोगेटिव पैटर्न नहीं होता है, ये इसको लिखने का तरीका होता है। इफ या अनलेस को हटा करके हैड आगे और सब्जेक्ट पीछे कर दूं तब भी क्या होता है? करेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? ओके